हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2025 और 2026 के लिए आपके मुख्य परीक्षा के नोट्स को हम लोग डिकोड कर रहे हैं और ये हमारा पेपर 5 का लेक्चर चल रहा है। कौन सा? पेपर 5 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 5 में हम जो यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? यूपी स्पेशल को। आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, यूपी स्पेशल के पेपर 5 को हम लोग कवर कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई सारे हम लोगों ने लेक्चर कवर किए, 6 से 7 लेक्चर हो गए। मैं यूट्यूब पर आपको दिखा देता हूं कि प्लेलिस्ट में आपको जाकर कहां मिलेगा। हालांकि कुछ दिनों से ये क्लासेस बंद थी क्योंकि मेरा वर्कलोड ज़्यादा था, लेकिन अब ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी। स्पेशली 25 वाले जो मेंस के बच्चे जिन्होंने इस नोट्स को परचेस किया है और उनको थोड़ी सी जो आसानी हो जाएगी कि भाई उस तरीके के नोट्स को यूज़ कैसे करना है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर आएंगे ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे 70,000 से अधिक हमारी फैमिली हो चुकी है। तो आप लोग और सब्सक्राइब करके इसको बड़ा करें। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप आएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट चलिए घटना चक्र शॉर्ट नोट 2026 जो प्रीलिम्स के लिए चल रही है। ठीक इसी प्रकार के थंबनेल के साथ एक आपकी इसके नीचे चलिए यूपी स्पेशल मेंस पेपर 5 और 6। यहाँ पर ये थंबनेल देख रहे होंगे आप। पेपर 5 और 6 दोनों की क्लास में इसमें कराऊंगा, लेकिन पेपर 5 अभी चल रहा है। लगभग 6 वीडियो आ चुकी, 6 क्लासेस आ चुकी हैं। आप यहाँ पर देखोगे, ओपन करूंगा, ये 6 क्लासेस आ चुकी है टोटल अब तक की, और अब ये रेगुलर कंटिन्यू रहेगी 7th लेक्चर से शुरू होके। तो ये लगातार रहेगी और कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी, मुश्किल से 15-16 और लेक्चर में इसके ले लूंगा और इसके कंप्लीट कर दूंगा क्लास आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। शुरू किया जाए जी सर। अब यहां पर बात आती है कि सर हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था ना, वो कहां तक पढ़ लिया था। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने पेज नंबर 22 के आसपास गांधी युग में आ चुके थे। हम लोग कांग्रेस को कंप्लीट कर चुके थे गांधी युग में। देखो यहां पर जो मेरा पर्पस है ना, वो पर्पस बस इतना है कि आप लोगों के सामने इस टॉपिक को डिकोड कर दूं कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। मेन बात क्या है कि मेंस में जो हमें चीजें लिखनी होती ना, वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं प्रीलिम्स में फैक्ट याद करना होता है, लेकिन मैं कहता हूं अपने अनुभव के साथ कि प्रीलिम से ज्यादा मेंस में आपको फैक्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेंस में जो है कि बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए फैक्ट की भरमार होनी चाहिए आपके पास दिमाग में, बहुत अच्छे से। अब जैसे कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के टॉपिक को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। इसके बाद अब हमारा शुरू होता है गांधी युग और उत्तर प्रदेश, अर्थात गांधी युग के बारे में उत्तर प्रदेश से क्या संबंध होगा, इसके बारे में चर्चा करनी होगी। लेकिन मेरे को एक तुरंत ही एक फैक्ट याद आ रहा है कि 1916, ध्यान देना, 1916 का एक एलक्यू अधिवेशन, एलक्यू मतलब क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार जी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। उदारवादी दल और गर्मवादी दल जो है कि दोनों में विलय हो गया था। इसी दौरान, इसी में महात्मा गांधी जी भी उपस्थित थे और इसी में गांधी जी को सबसे पहले राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति, मैं अभी आगे टॉपिक डिस्कस करूंगा, बस ये दिमाग में आ गया तो आपको बता देता हूं कि राजकुमार शुक्ल जी ने यहां पर किसानों की समस्या से परिचित कराया, जो स्पेशली चंपारण के किसान थे। तो गांधी जी का जो सबसे पहला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके लिए पृष्ठभूमि क्या बना, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। एक और जानकारी देता हूं यहीं पर, एक और जानकारी देता हूं कि महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहले जन भाषण था, जन भाषण का मतलब क्या होता है, जन भाषण का मतलब जब महात्मा गांधी जी एक जनता को पूरी संबोधित कर रहे थे, तो हमारे बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में 1916 में ही उन्होंने बनारस में सबसे पहला जन भाषण दिया अपना। पहली बार था जो महात्मा गांधी जी ने भारत के अंतर्गत सबसे पहला जन भाषण दिया। तो दोनों उपलब्धियां, एक बनारस से संबंधित है, एक लखनऊ से संबंधित है। तो भला गांधी जी का जो पदार्पण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ, उसकी पृष्ठभूमि तो एक तरफ लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, दूसरी तरफ बीएचयू बनारस में जन भाषण था, जिसमें महात्मा गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियां, बोलने और आकर्षित करने की जो क्षमता थी कि लोगों को कैसे उसके उद्देश्यों तक पूरा किया जाए, कैसे लोगों को एक दिशा दी जा सके, ये सारी प्रतिभाएं उनकी इन्हीं दोनों में देखने को मिलती। और ये दोनों ही जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ कि इस उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से उन्होंने इस चीज को शुरू किया। तो यहां से आप ऐसे इंट्रो के तौर पे भी लिख सकते हो कि गांधी युग का या गांधी जी का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है। तो दो मैंने फैक्ट दे दिए हैं, क्योंकि जब भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करते हैं तो फैक्ट के साथ ज्यादा सही रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड को अगर आप फुलफिल करते हुए चल रहे हो तो और बेहतर हो जाएगा।
अब जैसे यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सूत्रपात करने का प्रथम अवसर लखनऊ में मिला। तो भैया 1916 में ही तो राजकुमार शुक्ल जी उनसे मिलते हैं लखनऊ अधिवेशन में, किसानों की समस्या से परिचित कराते हैं, चंपारण की जो है कि समस्या बताते हैं, 3 कठिया पद्धति जो कि नील की खेती करनी थी, 3/20 हिस्से जिसे हम कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी सूत्रपात करने का जो आधार दिया वो हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ ने दिया। तो बेहतर है, आप लिख सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि गांधी जी के लिए यह भी कहा जाता है कि जब वो 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने कहा कि तुम्हें शुरुआती प्रथम वर्ष में यानी कि पहले साल में मुंह बंद करना है, मुंह बंद एवं कान खुले रखते हुए भ्रमण करना है। अब इसका क्या तात्पर्य लगाया जाएगा कि मुंह बंद करने का मतलब पहले 1 साल तुम भारत की समस्याओं को कानों से सुनो, महसूस करो, फिर उस पर विचार करो कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये नहीं कि बस आप बोलना शुरू कर दो, आप अपनी राय रखना शुरू कर दो कि आपने दक्षिण अफ्रीका में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियां अलग थी, भारत की परिस्थितियां अलग थी। दक्षिण अफ्रीका शुरू से ही गरीब रहा है, वहां लूटने खसोटने के लिए केवल खदानें और चट्टाने और कुछ नहीं था वहां पे। भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ धीरे धीरे जो है कि जमींदारों और साहूकारों ने जो है कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता का शोषण किया, उसका खून निचोड़ दिया। तो कहने का मतलब है गांधी जी को कहा गया कि शुरुआती दौर में आपको बोलना नहीं है, केवल सुनना है कान से। और कहा भी जाता है कि एक बढ़िया जो वक्ता होता है वो बढ़िया वक्ता तभी बनता है जब वो बढ़िया एक श्रोता होता है, यानी कि गुड लिसनर ही एक बढ़िया स्पीच देने वाला बन सकता है। ठीक है, तो ये वाली बातें यहां पर इन्होंने कही। साथ ही साथ इसी क्रम में दिसंबर 1916 में लखनऊ पहुंचे और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित हो गए। महात्मा गांधी जी 1915 से जो है कि भ्रमण करना शुरू कर चुके थे और घूमते 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 वो 1916 में लखनऊ आ पहुंचे। वहां लोगों ने बैठाया कि आइए, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आप भी बैठिए। मुस्लिम लीग भी यहाँ बैठी हुई है, गरम दल नरम दल भी बैठे हुए हैं और कुछ किसान नेता भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठिए, आइए देखते हैं क्या वार्तालाप होती है। यही चंपारण किसान राजकुमार शुक्ल से मुलाकात और 3 कठिया जो है कि शोषण पद्धति से अवगत होते हैं ये गांधी जी, और परिणामतः गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण जिले में किया, जो सफल रहा। और इसी से एक और उपलब्धि, अगर गांधी जी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नहीं बुलाया गया होता, चंपारण की समस्या से उन्हें राजकुमार शुक्ल जी जो है कि नहीं मतलब परिचित कराते और ना ही वो चंपारण का कोई एक सत्याग्रह करते, तो फिर आज जो हम महात्मा के नाम से उन्हें उपाधि देते हैं कि महात्मा गांधी, हालांकि ये जो उपाधि थी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो ये उपाधि कैसे मिलती? कहने का मतलब है वो कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान। रिंकू जी कहते हैं, रिंकू सिंह जो हमारे क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर, जिन्होंने अभी ट्रॉफी की फाइनल गेंद पे जो है कि फाइनल रन के लिए 4 रन मारा, तो वो कहते हैं गॉड्स प्लान, मतलब भगवान ने ये तय कर दिया था कि तुम्हें एक महान संत बनना है जिसकी शुरुआत आपके लखनऊ अधिवेशन उत्तर प्रदेश से होगी। तो ये भी गॉड्स प्लान है। ये आखिर महात्मा के रूप में आज भी हम उन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, कोई नहीं कहता मोहनदास करमचंद गांधी। इतने बड़े नाम से ऑफिशियली तो प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सामान्य बोलचाल में महात्मा वर्ड यूज होता है। और ये इनके लिए कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि लखनऊ से तैयार हुई। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि सर ये सारी बातें तो समझ में आ रही हैं, हमें ये बता दो कि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न बनता तो कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा समझते हुए चलें कि क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें हमें इंट्रोड्यूस करनी है इस पॉइंट से। और फिर हम लोग जैसे ही आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम जितने भी हिस्टोरिकल या जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के जो प्रश्न होंगे, इतिहास के जो प्रश्न होंगे उत्तर प्रदेश के, उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपको एक माइंड क्लियर हो सके कि हमें क्या क्या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, क्या मेन बॉडी में लिखना चाहिए और कैसे हम कंक्लूजन को फिगर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अब जैसे असहयोग आंदोलन को लेकर देख लीजिए, सविनय आंदोलन को लेकर देख लीजिए, या भारत छोड़ो आंदोलन, 3 बड़े आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए और इन तीनों आंदोलनों में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। सीधा प्रश्न ऐसी बनेगा। प्रश्न क्या बन सकता है आपसे, मान लेते हैं प्रश्न आपसे बनता है कि असहयोग आंदोलन में, सिंपल प्रश्न, उत्तर प्रदेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है,
असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब उत्तर प्रदेश की भूमिका आपके समझ में नहीं आ रही है कि सर हम क्या लिखें? अरे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो आखिरकार वो पूरे भारत में जन व्यापक आंदोलन के तौर पे उभर रहा था। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत जिसे कहा जाता था, वो भला कैसे अछूता रह सकता था? तो संयुक्त प्रांत के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो नेतृत्व करता रहे, जो गतिविधियां रही, जो रणनीतियों का पालन किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। फिर चाहे वो किसान हो, महिला हो, मुस्लिम हो, बच्चे हो, छात्र हो, वकील हो, सबके योगदान को ही तो लिखना है। आपका उत्तर कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको फ्रेम करना, प्रेजेंट करना, एक सिस्टमैटिक करना होगा। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। आइए इस चुनौती का भी समाधान किया जाता है, किए देते हैं। कैसे लिखना है? देखो, असहयोग आंदोलन की बात करें तो स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने इसमें बहुत फेमस कोटेशन कहा था कि हमें एक वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। ये याद है? मिल जाएगा, ठीक है। हमें 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। और इसी स्टेटमेंट से सुभाष चंद्र बोस इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। बोले जब अपना भारत खुद ही 1 साल बाद आजाद होना है, तो हम क्या इन अंग्रेजों की चाटुकारिता करेंगे, हम क्या इन अंग्रेजों की नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे। हम अपने स्वतंत्र देश में आजादी में नौकरी करेंगे। हालांकि हमें 1 वर्ष में स्वराज नहीं मिल सका और यहाँ पे सरकारी पद, नौकरियों, उपाधियों, शिक्षण संस्थानों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अब एक और बात समझिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें किन किन बातों का फोकस किया जा रहा है कि बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई है। पहली बात, अब ये क्या हो जाएगा? आपका कीवर्ड्स हो जाएगा। तो मुझे जरा बताओ कि जो बहिष्कार की रणनीति हुई, क्या उत्तर प्रदेश में उसकी रणनीति का पालन नहीं किया गया होगा? देखो, स्मार्ट राइटिंग करना सीखना आपको, मतलब हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट करो ना। आपने जो जनरली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ा है, उसको भी तो उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करके लिखने की कला आनी चाहिए। आखिर बहिष्कार की रणनीति में अगर हम कह रहे हैं कि सरकारी पदों का बहिष्कार करना था, ठीक है, सरकारी पदों का, नौकरी का बहिष्कार करना था, उपाधि का बहिष्कार करना था, इसके बाद शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था। देखो, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है। आप कहोगे सर पता नहीं क्या लिख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो प्रॉपर आप सुन रहे होगे। और अदालतों का, अब अदालतों का बहिष्कार कौन करेगा? वकील, जो अदालत में जो है कि काम करते थे, वकालत करते थे, कुछ पैसे मिलते थे, उन्हें वो भी छोड़ने के लिए बात की गई। फिर विदेशी वस्तुओं, एक और पॉइंट अगर हम यहां पे लिख देते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो पहली रणनीति में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही कि इसने भी बढ़ चढ़कर जो है कि बहिष्कार की रणनीति में क्या किया? अपना योगदान दिया। अब आपको लगेगा कि सर हमें कुछ एग्जाम्पल भी बता दो। बिल्कुल, आप यहां पे लिख सकते हो कि नेतृत्व करने के साथ साथ जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई, स्पेशली वकालत की, नौकरी की, सरकारी पदों में, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, मालवीय जी हो गए, बाबा राघव दास हो गए। इन सभी लोगों ने, इनमें मैक्सिमम लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। याद होगा जब आईएनए का केस पढ़ते हो आप लोग प्रीलिम्स के दौरान 1945 में, तो एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने 25 साल बाद अपना जो है कि वकालत का कोट दोबारा पहना था। 25 साल पहले आओगे तो 1920 असहयोग आंदोलन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से ही जवाहरलाल नेहरू जी, मालवीय जी, गोविंद वल्लभ पंत जी लोगों ने नौकरियां भी छोड़ी और अदालतों में वकालत करनी भी छोड़ी और साथ ही साथ नेतृत्व भी प्रदान किया। इससे क्या समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के ये वो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को लामबंद किया, नेतृत्व प्रदान किया और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को उत्तर प्रदेश में एक आंधी की तरह चला दिया। तो ये लिखने की कला आनी चाहिए। लिखने के लिए आपके पास बिंदु तो होने चाहिए, पहले से पॉइंट तो होने चाहिए। समराइज फॉर्म में पॉइंट नहीं होंगे, पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठी हुई है, आप नहीं लिख पाओगे। पॉइंट वाइज चीजें आपको पता रहेंगी तो आप लिख पाओगे। और यही चीजें हमारे नोट्स में मिलती है मेरे भाई, यही चीजें हमारे हैंड रिटन नोट्स में मिलती है, जो सबसे यूनिक बनाती है इसको, सबसे यूनिक बनाती है इसको। आगे देखते हैं जन भागीदारी। अब यहां पर आपको सिंपल लिख देना है जन भागीदारी। पहली पॉइंट क्या मैंने बताई? पहला पॉइंट बताया बहिष्कार, तो दूसरा पॉइंट बताना है मुझे जन भागीदारी। ये भी आपको बता देना है। अब जन भागीदारी में क्या लिखना है कि सर जन भागीदारी में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश से छात्रों ने अपनी भागीदारी दी, बिल्कुल। वकीलों ने अपनी भागीदारी दी, यानी वकालत छोड़ दी। किसानों ने भी अपनी भागीदारी दी, बिल्कुल, किसानों ने भी अपना योगदान दिया। श्रमिकों ने भी अपना योगदान दिया, ठीक है, श्रमिकों ने भी दिया। और
और महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई? सक्रिय भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पे कुछ महिलाओं के आप नाम भी लिख सकते हो। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर सुचेता कृपलानी लिख दे क्या, सरोजिनी नायडू लिख दे क्या, या फिर कोई और नाम, तो जरूरी नहीं है कि जो आपने किताब में पढ़ा है वही लिखो। अगर आपको एटलीस्ट याद नहीं आ रहा ना, तो जो उत्तर प्रदेश की भूमि से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी, जो कार्यकर्ता थी, उनके भी आप नाम लिख सकते हो। जैसे महादेव देसाई का लिख सकते हो, सरोजिनी नायडू का लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे नाम आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ये जनभागीदारी हो गई। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहां पे जो तीसरा है कि तीसरा अगर आप देखोगे, हालांकि इसको मैंने अभी डिस्कस कर दिया, संस्थानों एवं वस्तुओं का बहिष्करण। संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्करण, जैसे उत्तर प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों आदि का व्यापक बहिष्कार देखा गया। ब्रिटिश वस्तुओं जिसमें कपड़ा, शराब, नमक, इसका बहिष्कार देखा गया। कपड़े का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े का, शराब का बहिष्कार किया गया और नमक का बहिष्कार किया गया। हालांकि कपड़ों के जलाए जाने की होली को ही देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी थोड़ा आहत होते और उन्होंने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। अब वो किस सेंस में कहा उस पर हम नहीं जाएंगे, वो डिबेट नहीं करेंगे। निष्ठुर बर्बादी कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपना योगदान दिया और एक बहुत बड़ा योगदान, आइए दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा योगदान आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत बड़ा योगदान मैं आपको बता देता हूं कि पहला योगदान तो सर शिक्षण संस्थाएं फिर हमने राष्ट्रीय स्तर की स्थापित की, यूपी में स्थापित हुई। नाम जरा देखो, काशी विद्यापीठ। किसी ने सुना है काशी विद्यापीठ? शिव प्रसाद गुप्त की काशी, एक मिनट, काशी विद्यापीठ वाराणसी, ठीक है। इसकी स्थापना हो जाती कब? 1920 में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसी दौरान अलीगढ़ में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसकी भी, ये शायद 1921 है क्या? हाँ, शायद 1921 है या 1920 है, एक बार करेक्ट कर लेना प्लीज। शायद 1921 ही होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन यही है। आप कहोगे सर जामिया मिलिया तो दिल्ली में है, नहीं, इसकी स्थापना स्टार्टिंग में अलीगढ़ में ही की गई थी। बाद में इसे जो है कि दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। किसी को नहीं पता हो तो एक बार गूगल कर लेना, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, चाहे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, उसमें मिलेगा कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी असहयोग आंदोलन के दौरान मुसलमानों को राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया। अलीगढ़ में स्थापित हुआ, बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर हम इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी तो लिख सकते हैं। देखो, अलीगढ़ विश्वविद्यालय लिख सकते हो, हालांकि उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में की थी, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा में उसके योगदान को भी जोड़ने के लिए उसका नामकरण चेंज कर दिया गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया 1920 के दौरान ही। तो यह भी तो उत्तर प्रदेश का योगदान है कि नहीं है? अब पॉइंट वाइज चीजें लिखो। अब एग्जामिनर कहीं से नंबर काट के दिखाए, भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत आपको हिस्टोरिकल पॉइंट को एड ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका जो है कि कंटेंट और इनरिच कहलाएगा। और देख लेते हैं, जैसे अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ। कहां पे हुआ? आगरा में हुआ। और वहां पे ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार की रणनीति अपनाई गई। याद रखना कि असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से 1922 इसमें कंप्लीट होता है, यानी कि जब चौरी चौरा कांड हो जाता है, उसके बाद जो है कि बारदोली कमेटी बनती है, वहां पे गांधी जी कहते हैं कि मैं असहयोग आंदोलन समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हिंसा नहीं चाहिए थी। जो चौरी चौरा में जो है कि थाने में आग लगा दी गई और 21 सिपाही जलकर मर गए, वो कहते हैं ये हिंसा होना मेरे आदर्शों के खिलाफ है और मैं ऐसे में नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन आप देखोगे 1921 जो कि 20 और 21 एक ही साथ है, तो यहां पर ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार की रणनीति अपनाई। तो आखिर कहां युवराज, कहां जो है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका कम रही है? लिखो इस तरीके से, प्रश्न यही आएगा, इससे ज्यादा और कोई भी घुमा के प्रश्न नहीं आ सकता। पेपर के जो प्रश्न होते हैं ज्यादातर आपके ज्योग्राफी पॉलिटी में घुमाए जाते हैं, या फिर इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेपर 6 है, जिसे हम अगली क्लास में करेंगे, मतलब आगे करेंगे पेपर 5 को कंप्लीट करने के साथ। लेकिन अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो चीज अगर आप समझ पाए कि हाँ सर, यहां पर जो असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका वो कुछ इसी तरीके की है कि नेतृत्व लामबंदी, कुछ नेताओं के नाम लिखेंगे यूपी से, जन भागीदारी का काम करेंगे, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और बहिष्कार की बात करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रिटिश युवराज, और साथ ही साथ 1922 की चौरी चौरा घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन आपको अगर लिखना हो तो देखो, कंक्लूजन ज्यादातर तो होते हैं भविष्यगामी, तो ये भी कंक्लूजन तो भविष्यगामी होगा। अर्थात असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका को इंगित करते हुए आप कह सकते हो कि गांधी जी ने इसी आंदोलन में यह देखा कि जन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है भारत के पास, लेकिन इसे सही दिशा अगर दी जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों के माध्यम से भारत को आजादी दिलाई गई। क्या स्टेटमेंट यूज हुआ और क्या स्टेटमेंट इसमें डाले गए मैंने, यही चीज आपको सीखनी है कि उत्तर प्रदेश की तूफानी गति की वजह से असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने यह देखा कि भारत की जनता के पास क्षमता तो बहुत है, लेकिन उसे एक सही दिशा देना जरूरी है, जिसके लिए रचनात्मक कार्य भी होते थे बीच बीच में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे उन्होंने आंदोलनों के माध्यम से भारत को आजादी दिला दी। तो ये पॉइंट आप जब डिस्कस कर लेते हो ना, तब एग्जामिनर लगता है कि इस बच्चे को भविष्य की रणनीति भी पता थी कंक्लूजन के फॉर्म में, इंट्रोडक्शन भी पता था कि गांधी जी किस तरीके से भारतीय राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं अपना यूपी से, और यूपी में जो मेन बॉडी आपने लिखी मक्खन की तरह। नंबर भाई कह रहा हूं कि अगर 12 नंबर का प्रश्न होगा तो 7 नंबर आराम से देगा एग्जामिनर, 8 नंबर का प्रश्न होगा तो 5 नंबर दे के जाएगा, उससे कम नहीं देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इस तरीके से लिख के देखो, और लिखने के लिए इस तरीके के जब आपके पास बुलेटिन नोट्स होते हैं तब आप बेहतर कर पाते हो। चलो आगे चलते हैं। नोट्स की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वैसे तो मैं हर वीडियो में बता देता हूं आपको, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं एक बार आपको डिस्कस कर देता हूं कि कहां से इस तरीके के नोट्स आप ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा। यहां पर एक सीरीज लिख रही है लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है और उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 और 6 है। इसको जो है कि वहां से आप मैसेज करेंगे, ये नंबर भी सेम यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज ओनली करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम के मेंबर को अलाउड नहीं है फोन उठाना, केवल उनको मैसेज पर रिप्लाई करना होता है। हाँ, अगर किसी को जेन्युइनली लगता है कि सर मुझे शरद सर से, निशु मैम से कुछ गाइडेंस लेनी है प्रॉपर, या फिर कोई बात करनी निशु मैम से या शरद सर से, तो आप वहां पे मैसेज डाल देते हैं, क्वेरीज हो जाती है, वो क्वेरीज हमारे पास फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो या तो मैं या निशु मैम डायरेक्टली कॉल करते हैं अपने पर्सनल नंबर से, और फिर उस बच्चे की, उस एस्पिरेंट की जो भी क्वेरीज होती है उस पर बात की जाती है, डिस्कस किया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मैं खुद जो है कि दिन में 5 से 6 लोगों से बात कर लेता हूं, लेकिन अब पूरे दिन उन्हीं लोगों से बात करते रहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं, फिर क्लासेस कैसे होंगी, नोट्स कैसे बनेंगे, तमाम चीजें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर उनसे कनेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। चलो, तो ये जानकारी आप यहां पर ले सकते हो। आ जाओ टॉपिक पे दोबारा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे किसी को, क्योंकि वैसे ही बहुत दिनों से क्लास बना नहीं रहा हूं। बच्चे गुस्सा होंगे कि सर एक तो क्लास नहीं बनाते हो, ऊपर से आते हो तो बकैती बहुत करते हो, है ना। पानी पी लूं, इजाजत हो तो। चलो जी, अब एक और प्रश्न आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि देखो, असहयोग आंदोलन में ज्यादा भूमिका रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कोई खास भूमिका उत्तर प्रदेश में हो नहीं पाई थी, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न बहुत रेयर ही बनता है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो गुजरात ज्यादातर थी। दांडी मार्च हो गया, या फिर जो है कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो एरिया को जो कवर किया जाता है उसमें, और जगह जगह से तंजौर का तट हो गया, धरसना हो गया, ये सारी चीज। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का बिगुल बजाया। इसमें नमक मार्च यानी दांडी मार्च शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो नेतृत्व करता थे, ठीक वही व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन थे, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य नरेंद्र देव। इनकी 2 लोगों की भूमिका ज्यादा थी। हालांकि इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर सहित विभिन्न कस्बों एवं गांवों में नमक कानून तोड़ते हुए अवैध रूप से नमक का उत्पादन किया गया, और छात्रों और महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। तो ये एक तरीके से कहानी के फ्रेम में, इसीलिए आप देखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रश्न होता है जीएस पेपर 1 में ज्यादातर पूछा था, क्योंकि वहां पे आप पूरे भारत को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है कि उतना नहीं हो पाता है। चलो आगे बात करेंगे, एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। देखो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, मैं आपको एक बार ये भी दिखा दूं, नहीं तो कहोगे सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ा क्या रहे हो। देखो ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रिंट आउट करके रख लो मेरे भाई। ये देखो ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल सिलेबस है पेपर 5 का, ठीक है। ये आप लोग अपने पास रख लो, ये मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा पिंड कमेंट में। अभी हम जो मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास,
सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। तो आप ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन काल का इतिहास आएगा, मध्यकालीन इतिहास आएगा जिसको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, उसके बाद हम जो है कि कला और संस्कृति की बात करेंगे, जैसे यहाँ वास्तुकला, उसकी महत्ता, संस्कृति, प्राचीन नगर। अभी जैसे 2025 के 24 के मीन्स में प्रयागराज की सांस्कृतिक महत्व की बात आई थी, हालांकि ये प्रश्न रिपीटेड था, 2019-19 में पूछा था शायद 20। तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आगे चलते हैं। चलो अब देखो क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, बाल कुछ ज्यादा चिपक गए क्या दोस्त? वैसे तो यार ऑयल तो मैं करता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन हो सकता है लग रहा हो। चलिए, तो क्रांतिकारी आंदोलन, वैसे देखा जाए तो क्रांतिकारी आंदोलन तब उत्पन्न होता है जब उग्रवादी दल भी फेल होने लगता है, क्योंकि 1885 से 1905 तक उदारवादी दल के हाथ में नेतृत्व चल रहा था कांग्रेस का और देश का। 1905 से जो है कि धीरे धीरे जो है कि गरम दल प्रभावी हुआ, फिर सूरत विभाजन भी हुआ, 1916 में उन्होंने गठबंधन भी किया फिर आके। तो 1905 के बाद से उग्रवादी या गरमवादी दल, जिसको लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और साथ ही साथ जो है कि इसमें अरविंदो घोष, ये चारों लोग जो है कि मुख्य नेतृत्व करता थे। इनके नेतृत्व फिर भारत की स्वतंत्रता की कहानी लिखी जाने लगी, कांग्रेस का नेतृत्व चलने लगा। लेकिन आगे चलकर भी धीरे धीरे क्रांतिकारियों को लगा यार कि दोनों ही ग्रुप फेल हो गए, नरम दल भी फेल हो गया, गरम दल भी फेल हो गया। तो एक क्रांतिकारी वर्ग का उत्थान हुआ, और उस क्रांतिकारी वर्ग में चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुत ही लोकप्रिय है हमारे उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जो उन्होंने अपना शहादत दे दिया। भगत सिंह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब से, और राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस का नाम इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काकोरी डकैती भी आपके उत्तर प्रदेश में होती है। तो क्रांतिकारी गतिविधि में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, अब यहां पर 1 मिनट होल्ड करिएगा। बस अभी अभी शुरू कर रहा हूं, बस एक चीज मैं देखना चाह रहा था, कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ओके ओके। आज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मैं आपको कंटेंट ओपन मतलब कंप्लीट कराने का। ज्यादा से ज्यादा मेरा टारगेट यही रहेगा कि आज मैं अधिक से अधिक आपको कंप्लीट करा दूं। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की वास्तविक शुरुआत तो 1905 से स्वदेशी आंदोलन के साथ हुई, और इसकी व्यापकता असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद ज्यादा बढ़ गई। जैसे असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ, गांधी जी ने किया अपने आदर्शों के आधार पर, तो तुरंत उस समय मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया, और भी कई सारे लोगों ने जो है कि गठन किया अपने अपने स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, कि ताकि आंदोलन को बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा? वैसे तो देखो, क्रांतिकारी जब आंदोलन वर्ड यूज कर रहा है ना, तो आप ये मत दिमाग में लगाओ कि सर हम केवल 1905 के बाद का देखें, 1920 के बाद का देखें। नहीं, आधुनिक भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें 1857 की क्रांति को आपको नहीं भूलना है। उसमें जो देने वाले योगदान थे वो भी तो क्रांतिकारी थे एक तरीके से, चाहे वो मंगल पांडे हो, झांसी की रानी जी हो, बेगम हजरत महल हो, देवी सिंह हो मथुरा से, आपको इनके नाम नहीं भूलने हैं। कभी भी ये कोशिश मत करना कि आपके सामने अगर वर्ड आ जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, और अगर आपने क्रांतिकारी आंदोलन को डायरेक्ट 1905 स्वदेशी आंदोलन या 1920 के आसपास से लिखना शुरू कर दिया, तो ये माना जाएगा कि आपका जो आंसर है ना वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि आप बाकी क्रांतिकारियों का योगदान नहीं दे रहे हो, जो क्रांतिकारी 1857 की क्रांति में भी थे। तो क्रांतिकारी में आपको इनको भी समेट कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जरा ध्यान देना। ये क्या होता है ना कि आपको लिखने के लिए व्यापकता चाहिए होती है, और व्यापकता देखो, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, बेगम हजरत महल, बख्त खां आदि ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। अब यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करना है, पता चले क्वेश्चन पूछा है क्रांतिकारी आंदोलन और आपने इसी लाइन को याद करके दिमाग में पूरी 1857 की क्रांति लिख दी, प्रश्न ही बदल गया, आंसर ही बदल गया। एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा, कहेगा भैया पूछा था आपसे क्रांतिकारी गतिविधि, आप लिख रहे हो 1857 की क्रांति, ये बिल्कुल डिफर हो गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के योगदान के लिए 1 लाइन में 2 लाइन में एटलीस्ट इन क्रांतिकारियों का नाम अगर आप मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर थोड़ा समझेगा कि ये रेस्पेक्टेड है, कि भाई इनका भी सम्मान करते हुए आप आंसर राइटिंग में लिख रहे हो, यानी इन्हें भी उत्तर प्रदेश के योगदान में शामिल करते हो। मोहम्मद अली शौकत अली ने मुस्लिमों का नेतृत्व किया और आंदोलन से जोड़े रखा। ये कौन है? ये वही
अली बंधु है जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, किसके लिए, तुर्की में जो है कि खलीफा की स्थापना के लिए। तो अल्टीमेटली इन्होंने मुसलमानों का भी योगदान जो है कि इसमें बढ़ाया। फिर गाजीपुर के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के साथ किसानों को संगठित किया। अब वैसे देखा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो कर्म भूमि रही वो बिहार रही श्रद्धानंद जी के साथ, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे, गाजीपुर के थे। कहाँ के, गाजीपुर के। फिर सीपीआई की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा कानपुर में की गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा ना वो यहां पे आता है, क्या, कि आपका 1924 में एचआरए की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है। और इसके संगठन के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि हम 1925 को एक ट्रेन की डकैती करेंगे जिसको स्वदेशी डकैती कही गई थी। ठीक है, क्या कहा गया था, स्वदेशी डकैती, क्योंकि इन क्रांतिकारियों का मानना था कि हम जो भी सामान चुराएंगे ट्रेनों से वो हमारा ही तो सामान है, भारतीयों का ही तो जो है कि संपत्ति है, भारतीयों की ट्रेन तो है, तो भारतीयों का ही तो सामान है, तो स्वदेशी डकैती हुई। हम बाहरी डकैती नहीं कर रहे, हम स्वदेशी डकैती कर रहे हैं, जहां आप स्वदेशी लूट की घटना को अंजाम दिया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी जिनको फांसी गोरखपुर में हुई, अशफाक उल्ला खां जिनको फांसी फैजाबाद में हुई, राजेंद्र लाड़ी इनको फांसी गोंडा में हुई, और रोशन सिंह को फांसी नैनी प्रयागराज में हुई। कहां पर हुई, नैनी प्रयागराज में हुई। तो ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें, ये भी प्रीलिम्स की जानकारी के लिए होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और इस डकैती में 40 क्रांतिकारियों को, कितने, 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और आगे चल के अगर आप देखोगे इनके लिए जो निःशुल्क मुकदमा लड़ा था वो चंद्रभानु गुप्त नामक एक व्यक्ति ने लड़ा था, वकील ने, जो आगे चल के यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश के जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनते चंद्रभानु गुप्त, इन्होंने भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी वकालत का जो है कि योगदान दिया कि नहीं भाई मैं एज अ पेशे से वकील हूं, तो मैं निःशुल्क बिना पैसे के जो है कि अपने क्रांतिकारी भाइयों के लिए, अपने क्रांतिकारी बेटों के लिए अपनी जो है कि वकालत करूंगा और इनको छुड़ाऊंगा। तो ये बातें कहां से आ रही हैं, ये आखिर क्रांतिकारी आंदोलन में यूपी के योगदान को आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, आगे इस घटना से चंद्रशेखर आजाद जो है कि फरार होने में सफल रहे। फिर फाइनली चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, 1928 में एचएसआरए की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एक समाजवादी शब्द को जोड़ा, भगत सिंह के साथ इन्होंने योगदान किया। और इसकी स्थापना कहां पे हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है कि इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद जी ने। और साथ ही साथ इसका कार्यालय कहां पे बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था। तो इसका क्रांतिकारी जो गठबंधन हो रहा था वो आगरा में। अब आपके दिमाग में ना क्रांतिकारी गतिविधियों में पश्चिम बंगाल के सूर्यदा का चटगांव शस्त्रागार भी आ सकता है, और भी बिहार की गतिविधि आ सकती है, लेकिन आप लिख रहे हो पेपर 5 यूपी स्पेशल, तो यूपी के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बड़ी घटना है ना, बस उनको मेंशन करना है। एचआरए को मेंशन करो, एचएसआरए को मेंशन करो, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, इन सबके नाम भी मेंशन करो, तब आपका एक क्रांतिकारी सिनेरियो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज आपके क्वेश्चन फिर वो कहते ना कि समष्टि व्यवहार नहीं दिखेगा, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच नहीं दिखेगा कि आपने तो एक सिंगल डायमेंशन को जो है कि केवल कवर किया है, मल्टीपल डायमेंशन ही। हालांकि फिर उसके बाद चंद्रशेखर ने 19 दिसंबर को सैंडर्स पुलिस अधिकारी की हत्या भी कर दी थी। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे देखने को मिल रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलनों में एक और पॉइंट यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि चित्तू पांडे, जिन्हें बलिया का बाघ कहा जाता था, बाघा बलिया, यानी ये बलिया के रहने वाले थे, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की थी। किसकी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक, और ध्यान देना ये सभी कुछ आपके क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत ही कवर किया जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब बस क्रांतिकारी टाइम जो चल रहा था 10 साल 12 साल का, उसमें नहीं करना है। इसमें आपको पूरे के पूरे यूपी के योगदान को कवर करना है। और हसरत मोहानी जी जो कि उर्दू शायर थे, इन्होंने क्रांतिकारियों का सबसे प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इसकी रचना की थी। और हसरत मोहानी एक उर्दू शायर थे जिन्होंने ये नारा दिया। तो क्रांतिकारियों का जो प्रमुख नारा था वो भी यहीं से निकल कर आता है। तो ये पूरा एक पेज का आप कंटेंट अगर आराम से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मेंशन कर देते हो ना, बहुत है। एग्जामिनर समझ गया कि भाई आपने 1857 की क्रांतिकारियों को उठाया और 1947 की आजादी के बीच में पूरे 100 वर्ष में जितना भी क्रांतिकारी योगदान था यूपी का, वो आपने मेंशन किया, जिसमें एचआरए को यूज किया, एचएसआरए को यूज किया, चंद्रशेखर जी का नाम यूज किया। और जो
काकोरी घटना थी उसको भी यूज किया, तो आपके उत्तर में और कुछ नहीं बचा। और साथ में 1857 की क्रांति के लोगों को भी यूज कर लिया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भी लिख दिया। इसके बाद आपके आंसर के लिए कुछ नहीं बचा, आपने कंप्लीटली बेहतर आंसर लिख दिया है। देखो, प्रेजेंटेशन सीखना अलग चीज है। मैं फिर कहूंगा कि मैं यहाँ पे आपको इस कंटेंट को डिकोड करा रहा हूं कि आपको यूज कैसे करना है। कहानी नहीं बता रहा हूं, कहानी तो आपको पहले से पता है पूरी हिस्ट्री की। प्रीलिम्स अगर आपने पास किया, मेंस लिख रहे हो, तो कहानी आपको पहले से पता है। अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे जान जाओगे। मेन है कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं एक आंसर में, ये चीज मैं सिखा रहा हूं। और इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है, जब हम एक पेपर कंप्लीट होगा, यानी कि हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक इस पे पेपर ले लेंगे पूरे पीवाईक्यूज को, कि किन टॉपिक में क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो, कहां कहां से हम लिख सकते हैं, कहां कहां से चीजें आई हुई हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर। ये एक हमारी यूनिट है। देखो दिखा देता हूं। अब यहां तक ये देखो लिखा है ना, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। तो प्राचीन नगर को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 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 इससे पहले अभी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और सेक्शन है, उसको भी मुझे कवर करना है। पहले मैं वो कवर कर लेता हूं, फिर हम डायरेक्टली कल्चर वाले पार्ट में एंट्री करेंगे। अभी हम कल्चर वाले पार्ट में एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। अभी कल्चर वाले पार्ट में जाने से खुद को होल्ड करो, फिर हम दूसरी यूनिट पे आ जाएंगे। हाँ, एक यूनिट मुझे आज ये पढ़ाना है, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। ठीक, फिर हम कल्चर वाले पार्ट में अलग से चलेंगे। राइट, देखो एक और प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्तित्व, ये एक हेडिंग है। अगर आपने नोटिस नहीं की तो मैं इस हेडिंग को आपको दिखाता हूं कि ये हेडिंग कहां पे दी हुई है। यहां पे देखो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। यानी कि 1857 से पहले का जो योगदान था वो हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री के अर्ली मॉडर्न एरिया में पढ़ा। और तो और 1857 से बाद जो उत्तर प्रदेश का योगदान रहा, चाहे वो गांधी युग, कांग्रेस युग, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ये सारी चीजें इसमें कवर कर ली। ये यूनिट यहीं से कवर हो रही है, कहीं और से नहीं होगी। फिर उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और उनका व्यक्तित्व, आ जाओ, यही यूनिट मैंने खोली है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे उत्तर प्रदेश के रहे हैं, हम उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, अब क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। देखो, स्वाधीनता संग्राम में उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान अविस्मरणीय है। आरंभ से ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता मौजूद थे। उदाहरण के रूप में अवध, झांसी, काकोरी, इलाहाबाद, मेरठ। आप इतनी ही लाइन इंट्रोडक्शन में लिख के आ जाओ, एक नंबर का पॉइंट बनेगा। आपने एक बात लिख दी कि उत्तर प्रदेश का जो है कि योगदान अविस्मरणीय रहा है। ये प्रारंभ से ही, शुरू से ही जो है कि यहाँ पे नेतृत्वकर्ताओं का केंद्र बना रहा। जैसे अवध हो गया, झांसी, काकोरी, इलाहाबाद, मेरठ, लिख दो यहाँ से। या फिर और भी कोई फैक्ट से लिखना चाहो, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन कोई भी एक परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एक मॉडल आंसर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन चीजें अगर यूज करनी आ रही है ना, तो वो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हम दो पार्ट में लेके चलेंगे भाई। पहला जो हमारा कैटेगरी होगा वो होगा 1757 से लेके 1857 तक। अब इसमें क्या है कि हम पूरे के पूरे फोकस तो 1857 पे ही नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के हम नाम इसमें यूज कर रहे हैं जो 1857 की क्रांति में शामिल थे। ठीक है, तो हम 1757 का नाम लेके, जैसे सबसे पहला कैंडिडेट आता है हमारा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश में जन्मी थी, बनारस में, मणिकर्णिका घाट के बगल में जो है कि लक्ष्मीबाई घाट है बनारस में हमारे, तो यहाँ पर जो है कि इनका जन्म हुआ। अब इसमें एक एक चीज मैं बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों के बारे में बताओ या योगदान के बारे में बताओ, ये जीएस पेपर 1 में आता है। ऐसे करके अगर एक पेपर ये आ जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप बताइए, लिख दो आप यूपी स्पेशल में, या फिर मंगल पांडे के योगदान के बारे में बताइए, तो कम से कम 5 पॉइंट तो एटलीस्ट पता होने चाहिए ना आपको। अगर मेंस लिखना है ना, तो एवरी टॉपिक, एवरी पर्सनैलिटी, आपके पास 5 पॉइंट जरूर पता होने चाहिए। इंट्रोडक्शन 2 लाइन बना लो, कंक्लूजन 2 लाइन बना लो, 5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, आपका आंसर परफेक्ट हो गया। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2 बार मेंस देने का अनुभव यही है, तीसरी बार हालांकि मैं चूक गया। 93 क्वेश्चन थे मेरे 2025 में, सेफ जोन में थे। पता नहीं भगवान जाने आयोग ने क्या किया क्या नहीं किया कि ऊपर नीचे कट ऑफ हो गई, पता नहीं।
खैर ब्लेम नहीं करना है, अपनी गलतियों पे काम करना। मैंने वीडियो डाली भी थी कि किस तरीके से अगर मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या मिस्टेक थी, क्या क्या मुझे काम और करना जो आपको भी करना चाहिए, वीडियो जाके देख लेना। आ जाओ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर हम कहें तो 1857 की क्रांति की नायिका और साहस की प्रतिमूर्ति थी। मैं यहाँ पे लक्ष्मीबाई को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, बस कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूं आंसर राइटिंग के लिए जो आपके पास होने चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूं आपको जो आंसर राइटिंग के लिए होने चाहिए आपके पास, राइट। अब देखो, जनरल ह्यूरोज के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। अर्थात उसके कहने का मतलब था पैट्रियार्की सोसाइटी में जो पुरुष समाज होता है, जो मर्द समाज होती है, मर्द जाति जो होती है, वो ज्यादा ताकतवर होती है, वो ज्यादा योद्धा होती है, बढ़िया। लेकिन उसने एक महिला को भी योद्धा बनाया इस स्तर पे कि वो एकमात्र जो है कि मर्द थी। अर्थात बाकी सब तो महिलाओं की तरह ही लड़ रही थी, लेकिन ये एकमात्र मर्द थी, ये कहा। उनका जन्म हालांकि 1828 में वाराणसी में हुआ। बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से लोग उन्हें मनु पुकारा जाता था। विवाह इनका झांसी के राजा गंगाधर राव 1842 में हुआ। गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत ने झांसी में व्यापक सिद्धांत लागू किया। अब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत की जगह आप यहाँ पे डलहौजी का वर्ड यूज कर सकते हो कि डलहौजी ने जो है कि क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत लागू किया, जिसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत को बचाने के लिए और अपने पुत्र को वैद्य बनाने के लिए 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया क्रांतिकारी के रूप में। यहां तक बात हो गई। फिर 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में रानी घायल हो गई और मृत्यु हो गई। अंततः रानी उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई और रानी लक्ष्मीबाई महिला अधिकारों और शिक्षा की भी पक्षधर थी। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनमें आपको 4-5 बातें अगर पता है तो आराम से आप आंसर राइटिंग कर सकते हो इसको। मंगल पांडे के बारे में जान लो। मंगल पांडे के बारे में जानने के बाद हम लोग वक्त का, बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, ये सब है। फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। मंगल पांडे की बात करें तो ये भी बलिया के निवासी थे। जैसे चित्तू पांडे जो है कि बलिया के बाग थे, वैसे ये भी जो है कि बलिया के निवासी थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही और भारत के प्रथम क्रांति के महानायक थे। प्रथम क्रांति कौन सी थी? 1857 की हुई थी। वहां पर इन्होंने जो है कि अपने 2 अंग्रेज अफसरों को गोली चलाई दी थी, जिसमें से एक तो मर गया, एक बच गया, ठीक। तो शुरुआत इन्होंने ही की, अर्थात यूपी के ही शेर ने शुरुआत की। एनफील्ड राइफल्स में कारतूस डालने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर धार्मिक संकट था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था जो एनफील्ड राइफल्स की जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। गाय हिंदुओं के लिए पूजनी थी और सुअर के मांस से जो है कि मुसलमान दूर रहता था। तो इस वजह से जो है कि धार्मिक आस्था पर चोट फैलाने का काम किया जा रहा था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार किए और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी कलकत्ता में विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? कलकत्ता में विद्रोह कर दिया। आगे है, मंगल पांडे पर धार्मिक उन्माद का आरोप लगाकर उनका कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई। तो 8 अप्रैल 1857 को ही इनको फांसी दे दी गई थी। फिर आगे बख्त खां के बारे में ये थोड़ा सा जो है कि आप जान लेना, बेगम हजरत महल और मौलवी लियाकत अली। ये खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे वो मैंने बता दिए। अब यहाँ पर कल एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, 1857 के बाद के जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तू पांडे, मौलाना हजरत मोहानी। और एक ये प्रश्न जरूर बनेगा, लिख के ले लो आप, मैं आज भी कह रहा हूं, लिख के ले लो आप, ये प्रश्न बन जाएगा। क्या है प्रश्न का नाम? उत्तर प्रदेश की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका। हम स्वतंत्रता सेनानी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेशली अगर महिलाओं को फोकस करके पढ़ा जाए कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहीं, जिन्होंने अपनी स्थापना कराई, अपनी भूमिका दी, तो आपको यही 7-8 नाम याद आने चाहिए। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। और भी हो सकती है, और भी लोगों के आपने पढ़े होंगे, एटलीस्ट 7 से 8 तो आपको पता रहे और आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो कल की क्लास में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग जो है कि आपकी जो यूनिट है प्राचीन नगरों को, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी जो सेकंड यूनिट होगी, तब जाके पहली यूनिट कंप्लीट होगी और फिर सेकंड यूनिट शुरू होगी उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट यूनिट वाकई बहुत बड़ी थी इतिहास के नाम से, और इसको हम लोग लगभग 7 या 8 क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे यूपी के इतिहास को। फिर उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी, गवर्नेंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सेक्शन को कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी अगर आपको इसके नोट्स की जानकारी चाहिए तो फिर से मैं आपको यही डिटेल देता हूं, आप यहीं से जो है कि अपना व्हाट्सअप कर लेना, इस नंबर पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।